हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 क्लास +2 का। यूनिट नंबर 3 जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। प्रीवियस 18 लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको यूनिट 2 के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो करवा दिए थे। एक बार मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ दो या तीन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हर एक टॉपिक के ऊपर हमने डिस्कस कर ली थी उन वीडियोस के अंदर। तो आई होप आपको यूनिट 2 मेरा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जिन बच्चों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें जो 11th एंड 12th क्लास में स्टडी कर रहे हैं, ताकि वो भी इन वीडियोस के एडवांटेज उठा सके ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड, और साथ साथ अपनी स्टडीज को जो है वो कंपनसेट करते जाएं और साथ साथ अपने काम को कंप्लीट भी करते जाएं। तो आज हम इंपॉर्टेंट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज यूनिट नंबर 3, जिसका नेम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इस यूनिट के अंदर टोटल आपके पास 2 चैप्टर्स हैं, और अगर हम वेटेज की बात करें तो 2020 के पैटर्न के अकॉर्डिंग जो यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 ये दोनों यूनिट्स मिला के जो हैं वो 17 मार्क्स की वेटेज के हैं। यानी यूनिट 3 एंड यूनिट 4 दोनों ही कोलैबोरेशन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट्स में से एक है। और यूनिट 3 एंड यूनिट 4 में से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी जो है वो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। कई बार वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन यूनिट 3 में से भी आ जाता है और कई बार जो है यूनिट 4 में से भी आ जाता है। तो यानी अगर टोटल वेटेज 17 मार्क्स है तो एटलीस्ट जो है वो 8 मार्क्स की वेटेज जो है 8 से 9 मार्क्स की वेटेज, क्योंकि अगर मैं हाफ करूं तो 8 मार्क्स से लेके 9 मार्क्स की वेटेज के लिए जो है वो आपका यूनिट नंबर 3 जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब 8 मार्क्स या 9 मार्क्स बहुत ही ज्यादा मैटर करते हैं बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। तो इस यूनिट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसके न्यूमेरिकल्स भी आपको बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे और कंसेप्चुअल्स भी करने पड़ेंगे, क्योंकि इस बार भी आपके पास जो है इस 2020 के पेपर के अंदर जो है वो 9 मार्क्स का पेपर जो है वो इस यूनिट के अंदर से आया हुआ है। तो अच्छी तरह से इस यूनिट को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यूनिट नंबर 3 के वेरी फर्स्ट टॉपिक यानी चैप्टर नंबर 1 जो है यूनिट 3 का, उससे हम शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो इस यूनिट के अंदर आता है दैट इज द ऑस्टर्स एक्सपेरिमेंट। अब ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट क्या चीज है? बेसिकली यूनिट का नाम ही है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, यानी कि हमने करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में बात करनी है। ये चीज हम लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी कंडक्टर है, किसी भी कंडक्टर के अंदर से जब करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास क्या जनरेट हो जाती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या चीज होती हैं? जैसे मान लो अगर मेरे पास ये कोई वायर है विच इज कैरिंग अ करंट इन दिस डायरेक्शन, तो हमने 10th क्लास में किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ होंगी वो किया हुआ है। इस वायर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसे होंगी? कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होंगी। यानी इस वायर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड रीजन होगा दैट विल बी, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी उसका शेप कैसा होगा? कंसेंट्रिक सर्कल्स या कंसेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में। तो ये सारा कुछ आप 10th क्लास में इसको टच कर चुके हो। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो 12th क्लास होती है वो 10th क्लास के साथ ही इंटरलिंक होती है। तो 10th के सभी कॉन्सेप्ट्स को हमने बहुत अच्छी तरह से इलेबोरेट करके जो है वो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ना होता है। तो अब हमने ये चीज ही सीखनी है इस पूरे यूनिट के अंदर कि आपके पास कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके आसपास क्या प्रोड्यूस हो जाना है? उसका मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड ने किस तरीके से एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करना है, या क्या क्या हम उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ कर सकते हैं, या उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे डिफरेंट टाइप के कंडक्टर्स के लिए, या अगर कोई चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर मूव कर रहा है तो उसके ऊपर किस टाइप की फोर्सेस एक्ट करेंगी। यही सारा जो है वो टारगेट है हमारा यूनिट 3 के अंदर। तो सबसे पहला जो इसमें टॉपिक आता है दैट इज ऑस्टर्स एक्सपेरिमेंट। ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं आपको ये बता देती हूँ। ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो है वो ऑस्टर्ड साइंटिस्ट ने किया था। मतलब इसने ये चीज बताई थी कि अगर आपके पास कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, उस करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास अगर आप कोई मैग्नेटिक कंपास को लेके आते हैं, मैग्नेटिक कंपास का काम क्या होता है कि आसपास के मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करना, उसको डिटेक्ट करना। अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो कंपास की निडल जो है उसका नॉर्थ पॉइंट जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, डेविएशन शो करेगा। तो यानी अगर हम किसी भी कंडक्टर के पास में मैग्नेटिक कंपास को लेके आते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में मैग्नेटिक कंपास आएगी तो मैग्नेटिक कंपास के अंदर डिफ्लेक्शन आएगा। डिफ्लेक्शन ये चीज डिपेक्ट करता है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो यही एक्सपेरिमेंट जो है वो ऑस्टर्ड ने किया था, जो बेसिस बना था इस चैप्टर के लिए कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन या एक मैग्नेटिक ऑरा जो है वो क्रिएट कर देते हैं, जो दूसरी चीजों को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने क्या किया था? सबसे पहले उसने एक बेसिक सा सर्किट बनाया, इसको हम स्नो रूल यानी एम्पियर ने इसको आगे इलेबोरेट किया था, और एम्पियर ने एक रूल दे दिया था, एम्पियर रूल, जिसको हम स्नो रूल कहते हैं। अब हमें यही समझना है कि ये स्नो रूल होता क्या है।
सबसे पहले एक सॉकेट बनाती हूँ मैं। मेन सॉकेट जो है वो आपके पास एक कोई रेजिस्टेंस है विच इज अ वेरिएबल रेजिस्टर। मैंने इस तरीके से एरो लगाया, इट मींस इट इज वेरिएबल। यहाँ पे आपके पास बैटरी है, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, दिस नेगेटिव टर्मिनल, अगेन दिस पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी। इस बैटरी के साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे लेट्स से हम लोग एक की भी लगा देते हैं सर्किट को ओपन या क्लोज करने के लिए। यहाँ पे हमने क्लोज की के लगा दिया। यहाँ पे अब आपके पास कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, दिस इज योर कंडक्टर ए बी, दिस इज एनी कंडक्टर मींस एनी मेटालिक वायर ए बी। अब इस मेटालिक वायर में जब आपने की को ओपन रखा है, ठीक है, इस मेटालिक वायर के ऊपर अगर आप कोई भी कंपास ले आते हो, मैग्नेटिक कंपास, और मैंने कोई भी मैग्नेटिक कंपास इस वायर के ऊपर रख दी, तो जो कंपास है वो इस तरीके से पॉइंट करेगी, ठीक है। यानी अगर इस तरफ आपका नॉर्थ है, क्योंकि अगर हम डायरेक्शंस देखें तो डायरेक्शंस 4 डायरेक्शंस ये होती हैं। इस तरफ आपके पास ईस्ट है, वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ये आपके पास जो है वो 4 डायरेक्शंस मैंने बना दी हैं साइड में। अब आपके पास कंपास ओरिजिनली इस तरीके से प्लेस्ड है कि इसका जो नॉर्थ पॉइंट है वो अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है, और ये जो है इस कंपास का क्या है, साउथ पॉइंट है, ठीक है। अब बेसिकली हमने अभी करंट को ऑन नहीं किया, तो जो ये कंपास थी इसकी डेविएशन जो थी वो अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ ही आ रही है। अब स्नो रूल ये कहता है, स्नो रूल को अगर मैं इलेबोरेट करूं तो स्नो रूल को लिखेंगे, इफ करंट इन एनी conductor, if current in any conductor moves from south to north, SN, अभी elaborate करती हूँ। if current in any conductor moves from south to north, then north of compass will deflect towards west। अब देखिए स्नो रूल नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है सब कुछ कैसे। अब देखो स्नो रूल ये कहता है कि अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट एंटर कर रहा है फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ, यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ जो है वो आपके पास करंट एंटर कर रहा है। अब यहाँ पे देखें, अगर हम की को क्लोज करते हैं तो की को क्लोज करेंगे तो करंट स्टार्ट हो जाएगा फ्लो करना सर्किट में, और करंट की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव। तो करंट ऐसे गया सर्किट में कंप्लीट हो गया। यानी यहाँ पे आपके पास जो है वो नॉर्थ है, डायरेक्शंस अगर मैच करें तो यहाँ पे आपके पास ऊपर क्या चल रहा है, नॉर्थ, और नीचे क्या चल रहा है, साउथ, यानी ये वाला हिस्सा आपका क्या है, साउथ। अब अगर देखें तो इस फिगर में करंट एंटर कैसे कर रहा है, साउथ से नॉर्थ, करंट इस तरीके से एंटर कर रहा है। और स्नो रूल, S means south, N means north. If current in any conductor is entering from south to the north, then the north pole of the compass will deflect toward, W का मतलब क्या है, west। तो अगर करंट साउथ से नॉर्थ ट्रेवर्स कर रहा है तो आपके पास जो कंपास का डिफ्लेक्शन पॉइंट है वो क्या बन जाएगा, वेस्ट। यानी ये कंपास जो इस तरीके से पॉइंट कर रही थी, जैसे ही आपने की को ऑन किया करंट फ्लो करना स्टार्ट कर गया, तो ये कंपास की निडल डेविएट हो जाएगी, यानी कंपास की निडल ऐसे पॉइंट करना शुरू कर देगी, यानी स्लाइट डेविएशन देगी टुवर्ड्स द वेस्ट साइड। और ये जो डेविएशन है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा जितना ज्यादा करंट जो है वो फ्लो करेगा। मान लो करंट कम फ्लो कर रहा है तो डेविएशन कितना है, करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है तो थोड़ा और डेविएशन, करंट बहुत ज्यादा फ्लो करवा रहे हो तो थोड़ा सा और डेविएशन। यानी कि आपके पास जो डिफ्लेक्शन है, अब जैसे ही आपने सर्किट को ऑन किया तो आपके पास जो ये निडल है, यानी कंपास का जो ये निडल है, इसका डिफ्लेक्शन हो जाएगा टुवर्ड द वेस्ट साइड, यानी इसका नॉर्थ पॉइंट किस तरफ डेविएट हो जाएगा, टुवर्ड्स द वेस्ट, इफ करंट इज एंटरिंग फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ साइड। उसी तरीके से अगर करंट नॉर्थ से साउथ यानी ऊपर से नीचे आ रहा हो तो जो डेविएशन नॉर्थ की तरफ, यानी नॉर्थ पॉइंट की जो डेविएशन वेस्ट डायरेक्शन में हुई है, वही डायरेक्शन चेंज होके क्या बन जाएगी, ईस्ट, यानी उसी को रिवर्स करना है। तो इट सिंपली मीन्स दैट कि इफ, स्नो रूल यही कहता है कि इफ द करंट, इसको स्नो रूल भी कहते हैं, स्विमिंग रूल भी कहते हैं, ठीक है, तो स्नो रूल कह लो या स्विम रूल कह लो, जो मर्जी इसको कह सकते हैं। इफ द करंट इन एनी कंडक्टर मूव फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ, देन द नॉर्थ ऑफ द कंपास विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड द वेस्ट। और यही अगर मैं साउथ की जगह करंट को एंटर करवा रही हूँ फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, यानी इन्हीं को अगर मैं पॉइंट्स को चेंज करूं, इफ करंट इन एनी कंडक्टर मूव फ्रॉम साउथ की जगह नॉर्थ टू साउथ, देन द नॉर्थ ऑफ द कंपास विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड, फिर वेस्ट की जगह पे आपके के पास क्या आ जाएगा, ईस्ट। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल सा एक रूल है। इसी रूल ने ये चीज बताई थी कि आपके पास कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा उसके आसपास क्या जनरेट होगा,
मैग्नेटिक फील्ड रीजन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि कंपास जो है वो डिफ्लेक्शन दे रही थी। डिफ्लेक्शन कंपास दे रही है, इट सिंपली मींस दैट कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है, तभी उसका डिफ्लेक्शन जो है वो चेंज हुआ है, अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ से हटके किसी और पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर है। और जैसे जैसे हम करंट की डायरेक्शंस को चेंज करते हैं, हमारे पास डिफ्लेक्शन का जो डायरेक्शन है वो भी चेंज होता है। जैसे अभी हमने किया कि अगर करंट ऐसे जा रहा है तो डिफ्लेक्शन इस तरफ है, और करंट ऊपर से नीचे आएगा तो डिफ्लेक्शन चेंज हो जाएगी। फिर जितना ज्यादा हम करंट हाई फ्लो करवाएंगे, डिफ्लेक्शन उतनी ही क्या होगी, स्ट्रॉन्ग, और जितना ज्यादा करंट कम होगा, डिफ्लेक्शन उतनी ही क्या होगी, वीक। इट सिंपली मींस दैट कि करंट ही इस मैग्नेटिक नीडल को कंट्रोल कर रहा है। और जैसे ही हम मैग्नेटिक नीडल को उठा के साइड पे कहीं पे भी रख दें, जो इसके मैग्नेटिक फील्ड जोन से बाहर कहीं पे भी आप कंपास को रख दोगे, तो फिर वो किस तरफ पॉइंट करना लग जाएगा, अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ ही। ये एक्सपेरिमेंट यही शो करता है कि इस कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड रीजन क्रिएट हुआ है, जिसने इस कंपास को जो है वो डिफ्लेक्ट करवाया है। यानी यहाँ से ऑस्टर्ड ने ये चीज बता दी कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उसके आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड रीजन क्रिएट होगा। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है नेचर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ सबसे पहले मैं बोलूँ तो मैग्नेटिक फील्ड है क्या चीज, तो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली क्या है, द स्पेस और द रीजन अराउंड एनी मैग्नेट और अराउंड एनी मैग्नेटिक मटीरियल, कि किसी भी मैग्नेटिक मटीरियल के आसपास का स्पेस या आसपास का रीजन जिसके अंदर कोई भी कंपास जो है उसकी डिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व कर पाए। यानी अगर मेरे पास कोई भी मैग्नेट है, लेट्स से एक बार मैग्नेट है मेरे पास, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, अगर मैं कंपास को, अब इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड रीजन होगा, बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप बनाते आए हो 10th क्लास से, ठीक है। अब इस मैग्नेट, इस बार मैग्नेट के आसपास अगर आप मैग्नेटिक कंपास को यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, यानी डेविएशन हो जाएगा उसका। लेकिन जैसे जैसे मैं उस कंपास को दूर करती जाऊंगी इस मैग्नेट से, जो डिफ्लेक्शन है उस कंपास के अंदर वो वीक होता जाएगा। और एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जब कंपास जो है इसके रोटेशन से या इसको हिलाने से, इस पर्टिकुलर जगह पे ही इसको बार मैग्नेट को मैं फिक्स रख रही हूँ, तो कंपास का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा, यानी कंपास के ऊपर इस बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा। तो हम मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड रीजन को डिफाइन सिंपली ऐसे कर सकते हैं, द स्पेस और द रीजन अराउंड एनी मैग्नेटिक सब्सटेंस within which its influence can be felt by any compass, that region is known as a magnetic field region or magnetic field space around that particular magnetic substance। तो ये आपके पास जो है वो डेफिनेशन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। अब 10th क्लास से करते हैं, हालांकि ये डेफिनेशंस कोई एग्जाम में पूछी नहीं जाती, तो सबको पता होना चाहिए कि क्या है। अब मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड कैसे होंगी, अब किसी भी क्योंकि हमने पूरे चैप्टर के अंदर वायर्स के बारे में काम करना है, तो किसी भी वायर के अंदर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो उसके लिए एक रूल होता है, उस रूल का नाम है मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल, कॉर्कस्क्रू रूल, या फिर इसी रूल को हम क्या कह सकते हैं कि राइट हैंड थंब रूल, इससे भी डिनोट कर सकते हैं। सिंपल है समझना बिल्कुल ही, राइट हैंड थंब रूल। अब बेसिकली कोई भी अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग वायर है विच इज अ स्ट्रेट वायर, तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है, अब कोई भी करंट कैरिंग वायर है, जैसे मान लो ये वायर है AB, ठीक है, इस वायर के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है I। अब ये चीज तो हमने पढ़ी हुई है 10th क्लास में भी कि कोई भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होती है, यानी इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ द कंसेंट्रिक सर्कल्स, और इन कंसेंट्रिक सर्कल्स का जो सेंटर होगा दैट विल लाई ऑन द वायर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये कंसेंट्रिक सर्कल्स दो डायरेक्शंस में हो सकते हैं, क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं ये डायग्राम बना रही हूँ और एक इसी के सामने मैंने एक और डायग्राम बनानी है, अगेन द वायर AB, बट करंट I इज फ्लोइंग डाउनवर्ड, इस डायरेक्शन में जो मैंने करंट दिखाया है I दैट इज फ्लोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और इस डायग्राम के अंदर जो हमने करंट I बनाया है दैट इज फ्लोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगेन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए होते तो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, तो इसके लिए भी कंसेंट्रिक सर्कल्स ही बनाने पड़ेंगे, यानी ये हमने कंसेंट्रिक सर्कल्स बना दिए। इन कंसेंट्रिक सर्कल्स का जो सेंटर होगा, इन सभी कंसेंट्रिक सर्कल्स का जो सेंटर होगा दैट विल लाई ऑन द वायर ओनली। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। अब डायरेक्शन कैसे सीख सकते हैं, डायरेक्शन को ही डिपिक्ट करने के लिए हमारे पास राइट हैंड थंब रूल है। अब राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है
कि होल्ड एनी, अब ध्यान से इस वर्डिंग को सुनना है आपने, नोट डाउन भी आप कर सकते हैं। होल्ड एनी करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड। आपने कोई भी, जैसे मान लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर ए बी है जिसमें करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा है, तो आई एम होल्डिंग दिस करंट कैरिंग कंडक्टर विद माई राइट हैंड इन सच अ वे दैट द थंब इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो थंब मेरा कैसे पॉइंट करेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो यानी फर्स्ट फिगर, तो थंब इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, थंब इज अपवर्ड मींस डायरेक्शन ऑफ करंट में। अब जिस तरीके से, यानी द डायरेक्शन इन विच योर फिंगर्स कर्ल, आपकी फिंगर्स कर्ल जिस डायरेक्शन में हो रही है इस कंडक्टर को होल्ड करने के लिए आपके हाथ में, वही फिंगर कर्ल की डायरेक्शन जो है वो आपको क्या देगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मेरी वीडियो को देखोगे तो आपको रिवर्स दिखेगा, तो आप अपने हाथ से करके और फिर इसको चेक करेंगे कि आपके पास डायरेक्शन क्लॉकवाइज आ रही है या एंटी क्लॉकवाइज। यानी आपने क्या करना है? होल्ड एनी करंट कैरिंग कंडक्टर। फर्स्ट सिचुएशन में करंट इज फ्लोइंग इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, तो आपने एक पेन लिया, ठीक है, उसको इस तरीके से अपने राइट हैंड को यूज करके पकड़ना है सच दैट कि आपका जो थंब है वो पॉइंट करे इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, यानी थंब इज पॉइंटिंग अपवर्ड, और अपवर्ड आपकी डायरेक्शन किसकी है? करंट की डायरेक्शन इस फिगर के अकॉर्डिंग। अब जिस तरीके से मैं इस पेन को होल्ड कर रही हूँ और मेरे हाथ की जो फिंगर्स हैं वो जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही हैं, अब चेक करना कि वो एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। जैसे मैं जिस तरीके से कर रही हूँ तो मेरे पास मेरी फिंगर्स कर्ल हो रही है इन दी एंटी क्लॉकवाइज मैनर। तो अगर मेरी फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज मैनर कर्ल हो रही हैं, तो यानी इनके ऊपर अगर मैं डायरेक्शन बनाऊं, तो यानी इस तरीके से अगर बनाएं तो थंब आपका पॉइंट करना चाहिए इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। हाथ को आप इस तरीके से पकड़ोगे, कर्ल करते हुए आप इस कंडक्टर को इस तरीके से होल्ड करेंगे, तो आपकी जो फिंगर्स है वो घड़ी के ऑपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंट कर रही है। यानी जैसे घड़ी चलती है, घड़ी रख के देख लेना ऊपर, तो जैसे घड़ी चलती है, घड़ी की सुई जिस तरीके से चलती है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके हाथ की फिंगर्स का मूवमेंट है, यानी उस मूवमेंट को हम एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे। तो अगर मैं इसके ऊपर एरोज बनाऊं तो मेरे पास जो डायरेक्शन है वो क्या आई? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मींस ऐसे, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज मैनर, ये दिस एंटी क्लॉकवाइज ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो पहली डायग्राम आप करके खुद फिर इसकी जो है वो डायरेक्शंस क्लियर करेंगे। अब सेकंड फिगर देखें, अब आपके पास करंट इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो होल्ड दिस कंडक्टर विद योर राइट हैंड, यूज अपने राइट हैंड को ही करना है। होल्ड दिस करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच करंट इज फ्लोइंग डाउनवर्ड इन योर राइट हैंड इन सच अ वे दैट थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब थंब किसको किधर पॉइंट करवाना है? थंब को हमने डाउनवर्ड पॉइंट करवाना है, थंब को हमने डाउनवर्ड पॉइंट करवाना है इस तरीके से। तो अब आप इस फिंगर को, यानी अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस कंडक्टर को अपने हाथ में पकड़ने के लिए, उस डायरेक्शन को अगर आप चेक करेंगे तो वो डायरेक्शन आपके पास क्या निकलेगी? क्लॉकवाइज निकलेगी। यानी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके पास जो डायरेक्शन बन रही है वो क्या बन रही है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे, दिस इज योर क्लॉकवाइज मैनर, ये क्लॉकवाइज आ रहा है इसके लिए, ठीक है, इसके लिए क्लॉकवाइज आ रहा है, और इसके लिए देखें तो क्या आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। यानी इस सिचुएशन में आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हैं उनकी डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, और इस सिचुएशन में जो बन रही है डायरेक्शन वो आपके पास क्या है? क्लॉकवाइज। तो ये ही आपका जो है दैट इज योर राइट हैंड थंब रूल, जिसको कॉक्स मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल भी कहते हैं। तो कॉर्कस्क्रू रूल की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज है, लेकिन हमें क्या मतलब है, डेफिनेशन हमने याद नहीं करनी, हमने सिर्फ उसका एप्लीकेशन पार्ट सीखना है, क्योंकि ये सब नहीं आने वाला है आपको एग्जाम में। ये 10th क्लास में आता था कि डिफाइन करो मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल को, या इलेबोरेट करो, या राइट हैंड थंब रूल के बारे में लिखो। तो ऐसे क्वेश्चंस +2 के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन इनका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी न्यूमेरिकल में हमें डायरेक्शन निकालनी आ सकती है, तो हमें डायरेक्शंस निकालनी आनी चाहिए। तो इतना सिर्फ आपने पढ़ना है इसका, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अगेन, ये अभी हम जो इस लेक्चर में कर रहे हैं दैट इज ओनली द बेसिक्स, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए सब कुछ, क्योंकि वो आपका बेस है इस चैप्टर का, इस यूनिट का। तो उसके बाद आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल स्टार्ट होते जाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हमने पढ़ना है। मैग्नेटिक फील्ड हम समझ चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस के लिए हमने अभी एक रूल सीखा है वायर के लिए, जिसका नाम हमने क्या रखा है, मतलब जिसका नाम है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल याद रखना ही राइट हैंड थंब रूल है, जिसको मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल भी कहते हैं। अब हमने नेक्स्ट टॉपिक करना है दैट इज मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब मैग्नेटिक फोर्स के बारे में समझा दूं सबसे पहले मैं। मैग्नेटिक फोर्स, अब देखो बेटा, मैग्नेटिक फोर्स दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ये बार बार आपकी न्यूमेरिकल्स के अंदर एप्लीकेशन बनके ये टॉपिक आने वाला है। अब मैग्नेटिक फोर्स जो होती है उसका फॉर्मूला या उसका सिंबल सबसे पहले तो है F के पैर में M। F के पैर में M लिखने का मतलब क्या है, मैं मैग्नेटिक फोर्स के लिए काम कर रही हूँ, M मींस मैग्नेटिक, ठीक है। अब मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कैसे हम इसको समझेंगे,
कि कोई भी आपके पास अगर चार्ज पार्टिकल है, सबसे पहली बात तो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर। अगर आपके पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है जो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर मूव करेगा, मूव करना जरूरी है, तो अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर मूव करेगा तो उसके ऊपर एक्ट करनी स्टार्ट कर देगी मैग्नेटिक फोर्स। और उस मैग्नेटिक फोर्स के लिए सिंबल हम यूज करते हैं Fm, जिसका फॉर्मूला होता है Fm इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाय V क्रॉस B। ये आपने फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि दिस इज ए मतलब ये निकाला हुआ फॉर्मूला है, सभी रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करने के बाद ये फॉर्मूला बनाया है। तो अब आप सोचें कि इस फॉर्मूला का कोई डेरिवेशन होगा, तो इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, ये आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा। जहां पे Q आपके पास क्या चीज है, Q मींस एनी चार्ज पार्टिकल, चार्ज्ड पार्टिकल, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर ही लगती है, क्योंकि हमारे जो पहले चैप्टर का नाम ही यही है कि हमने चार्जेस के बारे में सब कुछ स्टडी करना है, फोर्स ऑन द मूविंग चार्जेस, यही आपका चैप्टर है, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द मूविंग चार्जेस, जो पहला चैप्टर है इस यूनिट का। तो पहला चैप्टर ज्यादातर चार्जेस के ऊपर ही बेस्ड है, और चार्जेस के ऊपर किस तरीके से फोर्सेस आती हैं, इन फोर्सेस का क्या फॉर्मूला होगा, कैसे वो वर्क करेंगी, क्या डायरेक्शंस में चार्जेस को रोटेट करवा देंगे, तो यही कुछ हमने जो है पहले चैप्टर के अंदर पढ़ना है। क्या वो आपके पास चार्ज पार्टिकल है, V आपके पास क्या है, वेलोसिटी। अब मैंने आपको बताया है कि चार्ज पार्टिकल का मूव करना जरूरी है, तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। और B आपके पास क्या है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। तो आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला है F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। अब देखो V एक वेक्टर क्वांटिटी है और B भी वेक्टर क्वांटिटी, और इन दोनों के बीच में क्रॉस का साइन ये डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे आपके पास कौन सा प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो आपके पास सिंबल आता है साइन थीटा, तो Fm क्या बन जाएगा, Q इंटू V इंटू B, और साथ में क्या आएगा, साइन थीटा। और ये भी हमने पढ़ा है +1 के अंदर कि जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है, आंसर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स आंसर अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी आंसर है तो इसका मतलब Q V B साइन थीटा के साथ कोई ना कोई यूनिट वेक्टर तो आएगा। इस यूनिट वेक्टर को आपने क्या सपोज कर लेना है, K कैप कर दो, या बेटर इज टू राइट, क्योंकि I J K हम डायरेक्शंस के लिए यूज करते हैं, तो बेटर इज टू राइट N कैप, वेयर N कैप इज एनी यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन, जिस भी डायरेक्शन के अंदर आपके पास फोर्स का आंसर आएगा। ठीक है, अब हमने डायरेक्शन समझनी है। डायरेक्शंस को समझने के लिए आप सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट के रूल्स को भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप राइट हैंड रूल को भी यूज कर सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल को। अब सबसे पहले हम इसी फॉर्मूला की जो है वो थोड़ी सी इलैबोरेशन सीखते हैं। ठीक है, ये पार्ट मैं रब कर रही हूँ। फॉर्मूला एज इट इज हमने रखा हुआ है रिटेन। तो फॉर्मूला जो है आपके पास फोर्स का, यानी मैग्नेटिक फोर्स Fm विच इज एक्टिंग ऑन एनी चार्ज पार्टिकल, उसका फॉर्मूला है आपके पास F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। अब जैसे देखो, अगर आपने ये चीज नोट करें कि आपके पास जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जैसे अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट आपको रिवाइज कर रहा हूँ, कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, दो यूनिट वेक्टर, जैसे I कैप का J कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लें, तो हमारे पास डायरेक्शन क्या आती है, K कैप। जब हम J कैप का K कैप से लेते हैं तो क्या आता है, I कैप, और जब हम I कैप का K कैप का I कैप के साथ लेते हैं तो आंसर क्या आता है, J कैप। यानी साइक्लिक ऑर्डर होता है ना, साइक्लिक ऑर्डर या साइकिल रूल जिसे कहते हैं, यहाँ पे I लिख लो, यहाँ पे J कैप लिख लो, यहाँ पे K कैप। अगर आप I से J चलते हो, यानी I और J का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो क्या आएगा, K। जब आप J से K का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो क्या आ जाएगा, I, और जब K और I का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, J। यानी क्रॉस प्रोडक्ट में अगर आपने ये बात नोट की हो कि जिन भी दो वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, जिन भी दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो जो भी हमारे पास आंसर आता है वो थर्ड डायरेक्शन होती है, जो कि पहली दोनों डायरेक्शंस के परपेंडिकुलर है। जैसे अगर मैं सिर्फ इसी पार्ट को देखूं, फर्स्ट वाले को देखूं, तो I मतलब x एक्सिस, ठीक है, J कैप यूनिट वेक्टर किसका है, y एक्सिस का, और K कैप जो आंसर आया वो किसका है, z एक्सिस का। इसका मतलब जब भी आपने कोई भी दो यूनिट वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट किया जो आपस में परपेंडिकुलर थे, यानी x और y, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर, जब मैंने इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट किया तो जो मेरे पास आंसर आया, यानी कि z जो है वो x के और y के दोनों के ही परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे भी आपके पास जो वेक्टर आंसर आ रहा है दैट इज फोर्स, और किन दोनों को वेक्टर प्रोडक्ट करने के बाद ये Fm आंसर आ रहा है v और b को, यानी जो आपकी Fm की डायरेक्शन होगी वो v की डायरेक्शन और b की डायरेक्शन दोनों के ही क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पे आपके पास जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स आने वाला है, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स की ही बात कर रहे हैं,
इज परपेंडिकुलर टू, वो परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी वेक्टर के भी एंड मैग्नेटिक फील्ड के भी। तो यानी डायरेक्शन ऑफ द फोर्स यानी एफएम, या सिंपली अगर मैं लिखूं तो जो आपका एफएम वेक्टर है इट विल बी परपेंडिकुलर टू द वी वेक्टर एंड दिस डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एफएम विल आल्सो बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा ही आपको तीसरी डायरेक्शन में ले जाता है और वो तीसरी डायरेक्शन जो है वो पहली दोनों ही डायरेक्शंस के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी ऑलवेज। आप इससे भी सीख सकते हैं, इसी चीज को इससे इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। अब हमने ये चीज सीखनी है कि चार्जेस के साथ डायरेक्शंस कैसे चेंज होगी। जैसे मान लो अब आपके पास कोई एक प्लेन है, अब मैंने यहाँ पे एक प्लेन ड्रॉ किया, इस प्लेन के अंदर ही मेरे पास एक डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर है और एक डायरेक्शन में मेरे पास क्या है, बी है, ठीक है, और चार्ज है पॉजिटिव। यानी अगर मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल है, कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, जो कि एक प्लेन के अंदर मूव कर रहा है विद हैविंग सम वेलोसिटी v, उसके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें दी है वो b, और v और b के बीच में आपको एंगल पता है और वो एंगल आपका क्या है, थीटा। तो आप फोर्स को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, इस डायग्राम में अगर आप फोर्स लिखेंगे तो एफ एम दैट विल बी इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, फॉर्मूला तो यही है, ठीक है। अब चार्ज आपका पॉजिटिव है तो आपने लिखा क्यू इंटू वी क्रॉस बी, को खोलेंगे तो लिखेंगे v इंटू बी इंटू साइन थीटा और साथ में यूनिट वेक्टर आएगा एन कैप। जो आपका फोर्स वेक्टर है इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कैरिंग v एंड b, यानी v और b जिस भी प्लेन में है इसके परपेंडिकुलर प्लेन में आपके पास फोर्स आने वाली है, तो वो फोर्स का डायरेक्शन आपके पास आ जाएगा ये एफ एम। यानी अगर मान लो आपकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस की तरफ है, कि मैं मान रही हूँ कि ये वाली एक्सिस जो है या b को अगर मैं इस तरीके से बना दूं कि दिस इज योर b मैग्नेटिक फील्ड b और ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो आपके पास वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड मान लो ये x एक्सिस में है और ये y एक्सिस में है, तो x एक्सिस यानी i कैप का क्रॉस प्रोडक्ट y एक्सिस यानी j कैप के साथ करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, k कैप, और k कैप आपके पास मान लो ये डायरेक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर इसी चार्ज को मैं पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव कर दूं तो क्या आंसर होगा आपका, मान लो अगर इस सिचुएशन के अंदर आपके पास फोर्स की डायरेक्शन ये आई है यानी दिस इज योर n कैप, ठीक है, तो अगर इसी सिचुएशन में आप सेम रख रहे हो सब कुछ, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी वही है और वैल्यू भी वही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही है और वैल्यू भी वही है, और एंगल भी वही है बीच में थीटा, लेकिन आपका जो चार्ज है वो पॉजिटिव नहीं है बल्कि अब क्या है, नेगेटिव। तो इस केस के अंदर अगर आप फोर्स को लिखेंगे तो आप लिखेंगे एफ एम दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू इंटू वी क्रॉस बी, माइनस क्यू इसलिए क्योंकि चार्ज अब आपका क्या है, नेगेटिव, तो आपका आंसर क्या बनेगा, माइनस ऑफ क्यू इंटू वी इंटू बी, एंगल दोनों के बीच साइन थीटा, और इन दोनों का जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया तो हमने यूनिट वेक्टर को क्या चूज किया है, एन कैप, तो हम एन कैप को एन कैप ही लिखेंगे, इस माइनस को इधर शिफ्ट कर दो तो लिखेंगे क्यू इंटू वी इंटू बी साथ में साइन थीटा और ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, माइनस का एन कैप। अब माइनस एन कैप क्या शो कर रहा है कि अगर एन कैप की डायरेक्शन अपवर्ड है तो माइनस एन कैप की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड, यानी इस सिचुएशन में आपके पास फोर्स क्या आ जाएगी, डाउनवर्ड आ जाएगी। सिंपल सी बात ये है कि अगर आपके पास वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फिक्स हैं, अगर तो चार्ज पॉजिटिव है तो कुछ डायरेक्शन आपने निकाली, अगर उसी चार्ज को आप नेगेटिव कर देंगे तो आपके पास डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, बस रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो यानी चार्जेस का साइन भी मैटर करेगा, क्योंकि इस फॉर्मूला में देखें तो क्यू आ रहा है आपके पास और क्यू चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है जैसे पॉजिटिव प्रोटॉन होता है, और नेगेटिव भी हो सकता है जैसे नेगेटिव चार्ज कैरियर आपके पास क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो चार्जेस के साइन बदलने से आपके पास फोर्स की डायरेक्शन में भी चेंज आएगा, तो यही चीज हमने सीखनी थी इसमें, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी करने हैं अब केसेस, ठीक है। इसी फॉर्मूला के बेसिस पे अब हम केसेस करेंगे कि अगर हम थीटा की वैल्यू को किस तरीके से चेंज करें और उससे हमारे आंसर पे क्या इन्फ्लुएंस होने वाला है, थीटा की वैल्यूज को बदलने से। देखो अब आपके पास फोर्स का फॉर्मूला वही है क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स के टॉपिक के ऊपर ही काम कर रहे हैं हम। अब आपके पास फोर्स का फॉर्मूला है एफ एम मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अगर हम इसे ओपन कर दें तो इसको लिखेंगे
क्यू वी बी इंटू साइन थीटा और साथ में कोई ना कोई यूनिट वेक्टर जिसे हमने क्या सपोज किया है एन कैप। अब थीटा की कई सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जो थीटा है, थीटा इज बेसिकली एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल है। थीटा इज द एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड बी वेक्टर। सबसे पहले हमने इसमें करना है केस वन। केस वन क्या है? इफ चार्ज्ड पार्टिकल moves parallel to, फर्स्ट केस है if the charged particle moves parallel और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड बी। यानी अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चल रहा है या फिर एंटी पैरेलल चल रहा है। अगर पैरेलल चल रहा है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री, और अगर एंटी पैरेलल चल रहा है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 180। यानी इस केस में थीटा या तो 0 है या 180। तो अगर हम फोर्स की वैल्यू निकालें तो एफ एम दैट विल बी इक्वल टू क्यू वी बी इंटू साइन 0 लिखेंगे या तो 0 डिग्री, या फिर लिखेंगे क्यू वी बी इंटू साइन 180 डिग्री। दोनों ही केसेस में, क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 की वैल्यू भी कितनी होती है? 0। तो दोनों ही केसेस में आपके पास फोर्स का आंसर क्या आ गया? 0। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है या उसके एंटी पैरेलल मूव कर रहा है तो नो फोर्स विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल। तो देयरफॉर नो फोर्स will be experienced. No force will be experienced, यानी कोई फोर्स चार्ज पार्टिकल के ऊपर कब नहीं लगेगी? फोर्स जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग या उसके क्या चले? एंटी पैरेलल चले। अब केस 2 हमने करना है। केस 2, अगर आपके पास थीटा की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। थीटा 90 होने का मतलब क्या है? सिंपली कि आपके पास जो v की डायरेक्शन है और b की डायरेक्शन है वो आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। क्योंकि थीटा इज द एंगल बिटवीन v एंड b। थीटा 90 मीन्स कि चार्ज पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लिख लेना इसे खुद। इसका मतलब ये है कि चार्ज पार्टिकल, लिख ही देती हूं, चार्ज पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के लिए सिंबल b है। अब इस केस में अगर हम फोर्स लिखें तो आपके पास एफ एम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? क्यू वी बी इंटू साइन 90, और साइन 90 कितना होता है? साइन 90 होता है 1, सॉरी, तो ये आंसर आ जाएगा क्यू वी बी। और क्यू वी बी आपके पास वैल्यू क्या है? दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। यानी अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी वो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम फोर्स विल एक्ट ऑन द चार्ज पार्टिकल इफ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। दोनों केसेस हो गए, फर्स्ट केस, सेकंड केस। अब हमने केस 3 करना है। अगर थीटा की वैल्यू आपके पास 270 है, केस 3, इफ थीटा इज 270, जो साइन 270 की वैल्यू होती है दैट इज -1। तो केस 3 में हमने क्या किया? केस 3 कि अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाए? 270 डिग्री हो जाए, देन उस केस में आपके पास जो एफ एम का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू इंटू वी क्रॉस विद बी। ठीक है, इसको लिखेंगे क्यू वी बी इंटू साइन 270 डिग्री। और जो साइन 270 डिग्री होता है उसका आंसर होता है -1, यानी आंसर क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ क्यू वी बी, और साथ में यूनिट कैप तो लगाना ही है, दैट मीन्स एन कैप। तो ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमने करना है केस 4 विच इज द लास्ट केस। केस 4 का मतलब है अगर चार्ज पार्टिकल मूव ही ना कर रहा हो, मतलब चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पे है तो क्या होगा? इफ द चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट, चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पे है तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? 0। तो केस 4 में क्या लिखेंगे? इफ चार्ज्ड पार्टिकल इज एट रेस्ट। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट के ऊपर है तो इसका मतलब इट इम्प्लाइज उसके वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और अगर वेलोसिटी ही 0 है तो फॉर्मूला जो है एफ एम का, फॉर्मूला तो ये है क्यू वी बी इंटू साइन थीटा और साथ में एन कैप।
और वेलोसिटी जीरो तो फोर्स भी क्या होगी, जीरो। इसका मतलब अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होगा मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगी। सिंपली मीन्स दैट कि चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी होनी जरूरी है, यानी चार्ज पार्टिकल का चलना जरूरी है अगर उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स ने एक्ट करना है तो आज हम सिर्फ इतना ही करते हैं। आई होप आपने इतने को अच्छी तरह से सुन लोगे एक बार और समझ लोगे, क्योंकि अगर ये बेस आपका स्ट्रांग होगा तभी आपको जो है वो नेक्स्ट वीडियोस के जो हम करने वाले जो है हम टॉपिक्स वो अच्छी तरह से समझ में आएंगे। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें टू इंश्योर योर अटेंडेंस एंड मेक नोट्स योर प्रॉपरली, कि अपना साथ साथ जो है जो भी मटेरियल मैं करवा रही हूँ उसको लिखते जाओ साथ साथ और उसको रिवाइज भी करते जाओ साथ साथ। थैंक यू सो मच।